द डार्केस्ट एनिमे मूवी ऑफ ऑल टाइम, या फिर मैं कहूँ द मोस्ट कंफ्यूजिंग मूवी ऑफ ऑल टाइम। अब तक तुम समझ ही गए होगे कि मैं बात कर रहा हूँ परफेक्ट ब्लू की। तो आज मैं तुम्हारे लिए इस मूवी को एक्सप्लेन करूंगा और तुम्हारी जितनी भी कंफ्यूजन है इस मूवी को लेकर उसे भी मैं आज दूर कर दूंगा। और हाँ, इस मूवी को एक्सप्लेन करने के लिए मेरे इस सब्सक्राइबर ने मुझसे फरमाइश करी थी। तो स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, ये वीडियो 18+ होने वाली है। तो अगर तुम्हारी उम्र 16 साल या उससे नीचे है तो प्लीज इस वीडियो को स्किप कर दो, क्योंकि ये मूवी तुम्हारी मेंटल हेल्थ पर बुरा असर करेगी। तो फिर स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। परफेक्ट ब्लू 1997। तो स्टोरी की शुरुआत में हमें मूवी की मेन लीड दिखाई जाती है जिसका नाम है मीमा किरिगोई। मीमा सेंट्रल पार्क में अपनी परफॉर्मेंस दे रही होती है, क्योंकि मीमा एक चैम नाम के J-pop ग्रुप की मेन सिंगर है और वो इसके लिए काफी फेमस भी है। उसके परफॉर्मेंस के दौरान हमें एक सिक्योरिटी गार्ड दिखाते हैं जिसका नाम मीमेनिया है और ये बंदा मीमा से ऑब्सेस्ड है। मतलब मीमा से बढ़कर इसके लिए इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। तुम इस सीन को देखकर ही पता लगा सकते हो कि इस बंदे को मीमा के अलावा कुछ और दिख ही नहीं रहा है। बहरहाल परफॉर्मेंस के दौरान कुछ लोग मीमा को बुरा भला कह रहे थे। फिर मीमेनिया उन लोगों को सबक सिखाने जाता है पर वो वहाँ मारा जाता है। और जब उनकी परफॉर्मेंस खत्म हो जाती है उसके बाद मीमा अनाउंसमेंट करती है कि ये उसकी चैम ग्रुप के साथ लास्ट परफॉर्मेंस थी और अब वो J-pop को छोड़कर एक्टिंग में करियर बनाएगी। ये सुनने के बाद कुछ लोग मीमा के इस फैसले से खुश थे और कुछ लोग इंक्लूडिंग मीमेनिया काफी नाराज हो गए थे, क्योंकि वो मीमा को अब कभी भी एक J-pop आइडल की तरह नहीं देख पाएंगे। इनफैक्ट मीमा की मैनेजर जिसका नाम रूमी है वो भी इस फैसले से खुश नहीं थी, लेकिन वो मीमा के हर फैसले को सपोर्ट करती थी तो वो इसे भी सपोर्ट करती है। उस दिन के बाद से मीमा के साथ अजीब सी चीजें होने लगती हैं। मीमा को ऐसा लगने लगता है कि कोई उसे 24 घंटे देख रहा है, मतलब कोई मीमा को स्टॉक कर रहा है। फिर एक दिन मीमा को ट्विटर लिखा हुआ फैक्स भी आता है जिसे पढ़कर वो डर जाती है। इससे ये बात तो साफ हो गई थी कि मीमा का कोई पुराना फैन उसे सच में स्टॉक कर रहा है। मीमा के J-pop छोड़ने के फैसले से उसके कई फैंस नाराज थे। शायद ये बंदा भी मीमा के फैसले से नाराज था। फिर कुछ दिनों के बाद मीमा को एक लेटर के जरिए एक वेबसाइट के बारे में पता चलता है, जिसके बाद मीमा रूमी से कहकर एक डेस्कटॉप मंगाती है और वो रूमी से इंटरनेट चलाना सीखती है, क्योंकि उस वक्त इंटरनेट नया नया था तो ज्यादातर लोगों को इंटरनेट के बारे में कुछ भी नहीं पता था। बहरहाल मीमा इंटरनेट पर उस वेबसाइट को चेक करती है और वो वेबसाइट मीमा का ही फैन पेज होता है और उस वेबसाइट का नाम मीमास रूम होता है। वो वेबसाइट एक तरीके से मीमा की लाइफ डायरी थी। उस वेबसाइट पर मीमा के सारे इवेंट्स और परफॉर्मेंस के बारे में लिखा था और जब मीमा उस पेज को और एक्सप्लोर करती है तो उसे पता चलता है कि उस पेज पे मीमा की पर्सनल लाइफ के बारे में भी काफी कुछ लिखा है, जैसे कि मीमा किस टाइप के प्रोडक्ट यूज करती है, उसने आज खाने में क्या खाया और उसने शॉपिंग कहाँ से करी। इनफैक्ट उस वेबसाइट पे ये तक लिखा हुआ था कि मीमा ने ट्रेन से उतरते वक्त कौन सा पैर पहले बाहर रखा। मतलब समझ रहे हो कि ये जो भी बंदा है वो मीमा को लेकर कितना ऑब्सेस्ड है। फैन पेज पढ़ने के बाद मीमा बहुत डर जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये फैन पेज मीमेनिया का है और वो ही उस पेज पर मीमा की लाइफ की छोटी से छोटी डिटेल अपडेट कर रहा था। और मैं तुम्हें बता दूं, ये बंदा कोई फैन नहीं है, ये एक साइकोपैथ है और यही वो शख्स था जो मीमा को शुरू से ही स्टॉक कर रहा था। बहरहाल अगले दिन मीमा के एक्टिंग करियर का पहला दिन था और मीमा को उसके सीन के लिए एक ही लाइन मिली थी और उसका कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं था। मीमा काफी नर्वस थी तो वो बार बार रीटेक्स पर रीटेक्स दे रही थी। इसकी वजह से वहाँ खड़े लोग मीमा पर हंसने लगते हैं और मीमा काफी डिमोटिवेट हो जाती है। मीमा अपनी लाइन की रिहर्सल कर रही थी कि तभी उसे ब्लास्ट की आवाज सुनाई देती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मीमा के लिए एक फैन का लेटर आया था और वो लेटर मीमा के एजेंट टोडोकोरो को मिलता है। उसने मीमा को देने के बजाय उस लेटर को वो खुद ही खोल लेता है और इस लेटर से ही वो ब्लास्ट हुआ था। मीमा देखती है कि उस लेटर में उसे मारने की धमकी लिखी थी। बहरहाल उस लेटर से मीमा के एजेंट को ज्यादा चोट नहीं आती है। इस एक्सीडेंट के बाद मीमा काफी डर के रहने लगती है, क्योंकि अब उसे डेथ थ्रेट्स आ रहे थे। इनफैक्ट उसे ये भी पता था कि कोई उस पर परमानेंट नजर रखे हुए है। इसके बाद से मीमा की मेंटल हेल्थ पर काफी प्रेशर पड़ने लगता है। मतलब मीमा फेमस हो रही थी, उसे डेथ थ्रेट्स आ रहे होते हैं, उसके प्रीवियस फैन नजर रखे हुए थे, उसके एक्टिंग करियर के एल लगे हुए थे। इतना सब कुछ होने के बाद भी मीमा अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में किसी को कुछ नहीं बताती है। इनफैक्ट वो किसी थेरेपिस्ट के पास भी नहीं जाती है। मीमा ऐसी उम्मीद में रहती है कि एक दिन वो अपने करियर में सक्सेसफुल हो जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर हमें दिखाते हैं कि चैम ग्रुप की वो दो लड़कियां वो भी मीमा से नफरत करने लगी हैं और उसका मजाक भी उड़ाने लगी हैं। अजीब बात यह है कि चैम ग्रुप मीमा के बिना अच्छा ग्रो कर रहा था और इस ग्रुप की पॉपुलैरिटी भी तेजी से बढ़ रही थी। तो कहीं ना कहीं मीमा अपने फैसले पर पछता रही थी, क्योंकि वो अपने पुराने दिनों को यानी अपने J-pop वाले करियर को मिस कर रही थी। बहरहाल अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि मीमा का एजेंट और उसकी मैनेजर टीवी सीरियल वालों से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो मीमा को ज्यादा लाइन्स बोलने को दे और उसके कैरेक्टर को ज्यादा फुटेज दे। इसके बाद सीरीज का राइटर एक नया एपिसोड इंट्रोड्यूस करता है और इस एपिसोड में मीमा को
तुमको ज्यादा फुटेज मिलेगी, पर इसमें जो सीन होता है वो एक आर रेटेड सीन होता है। और अगर साफ शब्दों में बताऊं तो मीमा को न्यूडिटी दिखानी होगी और उसे एक रेप सीन शूट करना होगा। ये जानने के बाद रूमी काफी गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि करियर के शुरुआत में ही मीमा को ये सब चीजों से गुजरना पड़े, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो मीमा का भी हाल अपने बॉलीवुड की तृप्ति डिमरी जैसा होगा। उसे सिर्फ आर रेटेड सीन्स के लिए रोल मिलेंगे। बहरहाल मीमा ने डिसाइड कर लिया था कि वो एक्टर ही बनेगी, तो वो इस सीन के लिए हाँ कर देती है। इसके बाद हमें मीमा मेट्रो में ट्रैवल करते हुए दिखाई जाती है और यहाँ पर पहली बार वो अपने ओल्ड वर्जन को इमेजिन करते हुए देखती है। वो इमेजिनरी मीमा असली मीमा से कहती है कि तुम्हें उस आर रेटेड सीन के लिए मना कर देना चाहिए था, तुम ऐसी लड़की नहीं हो। ये देखकर मीमा एक सेकंड के लिए शॉक्ड हो जाती है। और देखो, मैं फिर से वार्निंग दे रहा हूँ कि यहाँ से ये मूवी बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग होने वाली है, तो अगर तुम्हारी उम्र 16 साल या उससे नीचे है तो प्लीज इस वीडियो को यहीं से छोड़ दो, ज्यादा काबिल मत बनो वरना तुम्हारे दिमाग का भोसड़ा हो जाएगा। तो फिर अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। तो हमें स्टूडियो का सीन दिखाते हैं जहाँ पर वो रेप सीन शूट होने वाला था। फिर सीन स्टार्ट होता है और मीमा को उसी सिचुएशन में डाल दिया जाता है। मीमा जैसे तैसे एक शॉट दे देती है, पर डायरेक्टर को वो पसंद नहीं आता है और वो मीमा को एक और शॉट देने के लिए कहता है। लेकिन इस बार मीमा को ज्यादा न्यूडिटी दिखानी थी, तो वो सीन दोबारा से शूट होता है। और जिस तरीके से सातोशी कोन ने इस सीन को बनाया है, अगर तुम इसे मूवी में देखोगे तो तुम खुद इस सीन के एनवायरनमेंट को फील करने लगोगे। ऐसा लगता है कि सच में किसी लड़की का रेप हो रहा है। तुम्हारा तो पता नहीं, पर मेरे लिए ये सीन बहुत डिस्टर्बिंग था। बहरहाल मीमा ये सीन शूट करते वक्त डिसीनेस फील करने लगती है और कुछ मिनट्स के लिए फेंट हो जाती है। और दूसरी तरफ मीमा की ये हालत देखकर रूमी और मीमा का एजेंट वो दोनों ही उदास हो जाते हैं और रिग्रेट करने लगते हैं कि काश उन्होंने मीमा को इस सीन को करने के लिए रोक लिया होता। इस सीन को करने के बाद मीमा की मेंटल हेल्थ और खराब हो जाती है और वो अपने ओल्ड जेपॉप वाली मीमा के वर्जन को हर जगह देखने लगती है और उससे बात करने लगती है। मतलब पहले तो वो बस उसे इमेजिन कर रही थी, लेकिन अब वो उसे फील कर रही है। मतलब उसे चलते हुए देख रही है, उसकी बातों को सुन रही है और इनफैक्ट उससे बात भी कर रही है। वो जेपॉप वाली मीमा अपनी करंट मीमा से बार बार यही कह रही थी कि तुम्हें जेपॉप को नहीं छोड़ना चाहिए था और तुम्हें एक्टिंग करियर में नहीं आना चाहिए था। मीमा को अब अपने फैसले पर पछतावा होने लगता है और वो अपने रूम के सारे सामानों को तोड़ने लगती है और बहुत रोती है। फिर भी वो अपनी फीलिंग्स को किसी के साथ शेयर नहीं करती है और दूसरों के सामने खुद को नॉर्मल दिखाती है। तो कुछ वक्त के बाद मीमा का वो आर रेटेड सीन पॉपुलर हो जाता है और इस सीन से मीमा काफी पॉपुलर हो जाती है और इसकी फैन फॉलोइंग भी बढ़ जाती है। फिर अगले सीन में हमें वो सीरीज का राइटर दिखाया जाता है जिसने मीमा के लिए वो रेप सीन लिखा था। वो बंदा एक पार्किंग में खड़ा था और लिफ्ट के नीचे आने का इंतजार कर रहा था। तभी उसे चैम ग्रुप का गाना सुनाई देता है और जैसे ही लिफ्ट नीचे आती है वो देखता है कि उस लिफ्ट में एक रेडियो प्लेयर है और उसी में ही वो गाना बज रहा था। फिर सीन बदलता है और हमें 5वें फ्लोर का सीन दिखाते हैं और जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुलता है तो हमें उस राइडर की लाश दिखाते हैं। उसको किसी ने ब्रूटली मार दिया था और उसकी आंखें फोड़ दी थी और इस इंसिडेंट का सस्पेंस लास्ट में खुलेगा और जब तुम्हें पता चलेगा कि इसके पीछे कौन था तब तुम हैरान हो जाओगे। मैं पहले ही बता देता हूँ कि इसके पीछे मीमेनिया का कोई हाथ नहीं है। तो बहरहाल उस सीन के फेमस होने के बाद मीमा बहुत फेमस हो जाती है और वो बोल्ड एक्ट्रेस की कैटेगरी में आ जाती है और अब मीमा को फिल्म इंडस्ट्री में बने रहने के लिए ऐसे ही सीन करने पड़ते हैं। यहाँ तक के उसे मैगजीन्स के लिए न्यूड फोटोशूट भी करना पड़ता है। वो ये करना तो नहीं चाहती थी पर फिर भी उसे करना पड़ता है। फिर अगले सीन में कुछ अजीब होता है। हमें दिखाती है कि चैम ग्रुप की परफॉर्मेंस में बाकी दोनों सिंगर्स के साथ अचानक से बीच में मीमा आ जाती है, जिसे देखकर ऑडियंस में सभी हैरान हो जाते हैं और उसी क्राउड में मीमेनिया भी था और वो भी मीमा को देखकर हैरान हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मीमा की आधी न्यूड पिक्चर के बजाय पूरी न्यूड पिक्चर्स मैगजीन में पब्लिश हो जाती है और ये बात जानकर मीमा और भी ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाती है और यहीं पर हमें वो लेजेंडरी बाथटब वाला सीन दिखाते हैं। लेकिन इस बात से खाली मीमा ही परेशान नहीं थी बल्कि मीमेनिया भी इससे काफी डिस्टर्ब था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई भी मीमा को इस तरह देखे। इसलिए वो शहर से वो सारी मैगजीन्स खरीद लेता है जिसमें मीमा के न्यूड्स फोटोज थे। असल में मीमेनिया मीमा से ऑब्सेस्ड नहीं था, वो सिर्फ मीमा के जे-पॉप वाले वर्जन से ऑब्सेस्ड था। इनफैक्ट वो उसे खुद के साथ इमेजिन भी करता है। बहरहाल मीमा की अब दिमागी हालत और भी बेकार होती जा रही थी और अब उसके आइसोलेशन इतने बढ़ गए थे कि एक बार वो चैम ग्रुप की बाकी दो सिंगर को देखती है तो उसे उनके साथ जे-पॉप वाली मीमा भी दिखती है और वो उसे टीज कर रही थी। ये देखने के बाद अपनी असली मीमा उस इमेजिनरी मीमा का पीछा करने लगती है और वो अपने आप को हर्ट कर लेती है और यहाँ से ये स्टोरी और भी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाती है। हमें दिखाते हैं कि मीमा रूमी से बात कर रही है और रूमी उसे मोटिवेट कर रही थी और तभी अचानक से मीमा को होश आता है और वो खुद को मूवी के सेट पे पाती है। सच्चाई ये है कि वो रूमी से मिली ही नहीं थी। असल में उसकी मेंटल हालत इतनी खराब हो गई थी कि अब वो खुद
को ही नहीं बल्कि बाकियों को भी इमेजिन करने लगती है। इनफैक्ट सिनेरियोस को भी जागते हुए इमेजिन करने लगती है। और जब वो मूवी के सेट पे थी तभी फिर से उसे अचानक से होश आता है और वो खुद को अपने कमरे में पाती है। अब मीमा को खुद भी नहीं पता था कि क्या सच्चाई है और क्या ड्रामा है, और हम ऑडियंस को भी ये समझना मुश्किल हो गया था कि सारा चल क्या रहा है। कंफ्यूजन को और बढ़ाने के लिए हमें दिखाते हैं कि उस फोटोग्राफर का भी मर्डर हो जाता है जिसने मीमा के न्यूड फोटोज खींची थी। हमें दिखाते हैं कि उस फोटोग्राफर ने पिज्जा मंगाया था जिसे डिलीवर करने एक लड़की आई थी और उस लड़की ने ही उसका मर्डर किया था, और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि मीमा थी। मीमा उस फोटोग्राफर की आंखें फोड़ देती है और उसे जान से मार देती है। फिर तभी अचानक से मीमा की आंख उसके बिस्तर पर खुलती है और उसे ऐसा फील होता है कि ये सब उसने अपने नाइटमेयर में किया है। और तभी मीमा को उसके एजेंट का कॉल आता है। वो उसे बताता है कि उस फोटोग्राफर का मर्डर हो गया है। ये जानकर मीमा हैरान हो जाती है क्योंकि उसे अब तक लग रहा था कि ये सब उसके सपने में हुआ था, पर यह हकीकत में हुआ था। इसके बाद मीमा अपनी अलमारी खोलती है तो उसे वहाँ पर एक बैग मिलता है जिसके अंदर पिज्जा डिलीवरी के कपड़े थे जिन पर खून लगा हुआ था। ये देखकर मीमा को यकीन हो जाता है कि ये मर्डर उसी ने किया है। फिर वो उन कपड़ों को छुपाकर मूवी के सेट पर चली जाती है। मीमा को एक मर्डर सीन शूट करना था। सीन को शूट करते वक्त मीमा को डेड बॉडी में वही कैमरामैन दिखने लगता है जिसे देखकर वो बेहोश हो जाती है। और जब वो होश में आती है तो उसके सामने एक औरत बैठी थी जो कि एक साइकियाट्रिस्ट थी। वो मीमा से कुछ सवाल पूछती है जिसका जवाब देने के बाद मीमा रूम से बाहर चली जाती है और हमें बाहर कुछ और लोग भी देखने को मिलते हैं। वो साइकियाट्रिस्ट बाहर खड़े लोगों को बताती है कि मीमा को मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है और वो मर्डर मीमा की दूसरी पर्सनालिटी ने किया है। फिर हमें दिखाते हैं कि ये भी एक मूवी का सीन था, मतलब वहाँ शूटिंग चल रही थी, ये कोई सच्चाई नहीं थी। मीमा ने इस सीन को अच्छी तरह से डिलीवर किया था जिसकी वजह से वहाँ खड़े सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं। इस सीन को करने के बाद मीमा चेंजिंग रूम जा रही होती है कि तभी रास्ते में उसे मीमेनिया मिलता है और वो मीमा पर अटैक कर देता है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे लगता है कि ये मीमा असली मीमा नहीं है। असली मीमा तो वो जे-पॉप वाली मीमा थी जिसे सब पसंद करते थे। मीमेनिया मीमा से कहता है मैं तुम्हें जान से मार दूंगा क्योंकि तुम असली मीमा की मतलब जे-पॉप वाली मीमा की इमेज को खराब कर रही हो। मीमेनिया मीमा का रेप करने वाला होता है कि तभी मीमा अपने सेल्फ डिफेंस के लिए एक हैमर से उसके सर पर वार कर देती है और वहाँ से भाग जाती है। और तभी रूमी भी उसे ढूंढते हुए वहाँ आ जाती है। मीमा उसे सब कुछ बता देती है कि उसके साथ क्या हुआ। मीमा रूमी को उस जगह पर भी ले जाती है जहाँ पर उसने मीमेनिया को मारा था। पर अजीब बात ये होती है कि वहाँ कोई भी नहीं था, ना ही मीमेनिया और ना ही वो हैमर जिससे उसने मीमेनिया को मारा था। फिर रूमी उसे समझाती है तुम काफी थक गई हो, इसी वजह से तुम्हें दिन में सपने आ रहे हैं। इसके बाद रूमी मीमा को उसके घर पर छोड़ देती है। पर अजीब बात ये थी कि आज मीमा का रूम बहुत साफ था। इस बात से मीमा भी हैरान थी। फिर उसे लगता है कि शायद रूमी ने उसका रूम साफ कर दिया होगा। इसके बाद मीमा अपने एजेंट टोडोकोरो को कॉल लगाती है लेकिन वो फोन नहीं उठाता है। फिर हमें दिखाते हैं किसी ने टोडोकोरो को भी मार दिया है। उसकी भी हालत पहले के दो लोगों की तरह थी, उसकी भी आंखें फोड़ दी गई थी और उसी के साइड में हमें मीमेनिया की भी लाश दिखाई जाती है जिससे यह साबित हो जाता है कि उस वक्त मीमा ने कोई सपना नहीं देखा था। मीमेनिया ने सच में उसे मारने की कोशिश करी थी। बहरहाल मीमा खिड़की से बाहर देखती है तो तब उसे पता चलता है कि ये उसका घर है ही नहीं, ये तो उसके घर की कॉपी है। फिर तभी वहाँ पर रूमी आ जाती है और उसने जे-पॉप वाली मीमा के कपड़े पहने हुए थे। मीमा रूमी से पूछती है कि तुमने मेरे जैसे कपड़े क्यों पहने हैं। रूमी उससे कहती है कि रूमी तो यहाँ नहीं है, वो थक गई थी जिसकी वजह से वो अपने घर वापस चली गई। अब मैं तुम्हारी यहाँ पर की कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। तुम्हें याद है मूवी की वो साइकियाट्रिस्ट जिसने कहा था मीमा को मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है और उसके अंदर दो पर्सनालिटी रह रही है। पर रियलिटी में ये था कि मीमा को नहीं बल्कि रूमी को मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर था और वो खुद को जे-पॉप वाली मीमा समझ रही थी। और ऐसा इसलिए हुआ था कि रूमी भी एक जे-पॉप आइडल बनना चाहती थी पर बदकिस्मती से वो बन नहीं पाई। लेकिन वो मीमा की मैनेजर बन गई और उसने अपने काम में 100% दिया। उसके बाद उसने मीमा के जे-पॉप वाले वर्जन को अपने अंदर ही समा लिया और वो उसकी दूसरी पर्सनालिटी बन गई। यही बात वो मीमा से भी कहती है कि मैं हूँ असली मीमा, एक जे-पॉप आइडल और तुम एक झूठ हो जो मीमा की इमेज को खराब कर रही है। ये कहने के बाद रूमी एक स्क्रू ड्राइवर से मीमा पर हमला कर देती है। मीमा अपनी जान बचाने के लिए खिड़की से बाहर कूद जाती है और भागने लगती है लेकिन रूमी उसे पकड़ लेती है। उनकी लड़ाई के बीच मीमा रूमी की विग निकाल कर दूर फेंक देती है। फिर रूमी अपने विग को उठाने के लिए नीचे झुकती है और तभी उसे एक ग्लास का पीस भूख जाता है और वो जख्मी हो जाती है। रूमी जख्मी हालत में रोड के बीच में आ जाती है और तभी उसके सामने ट्रक आ जाता है और वो ट्रक से टकराने वाले होती है कि तभी मीमा उसकी जान बचा लेती है और वो दोनों ही रोड के किनारे बेहोश हो जाती है। फिर कहानी में कुछ महीनों का गैप आता
जाता है और हमें दिखाते हैं कि मीमा एक मेंटल हॉस्पिटल में एक डॉक्टर के साथ खड़ी है। वो डॉक्टर मीमा को बताते हैं कि रूमी को मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। वो ज्यादातर टाइम मीमा बनकर रहती है पर कभी कभी वो रूमी भी बन जाती है और फिलहाल रूमी की बीमारी में सुधार आ रहा है। ये सुनने के बाद मीमा वहाँ से चली जाती है और अपनी गाड़ी में बैठकर कहती है मैं ही असली मीमा हूँ। और मूवी के लास्ट सीन में हमें आसमान साफ दिखाया जाता है जिसका मतलब है परफेक्ट ब्लू। और यहीं पर परफेक्ट ब्लू मूवी खत्म हो जाती है। तो यही थी परफेक्ट ब्लू की स्टोरी और अब मैं तुम्हारे एक एक करके सारे डाउट्स क्लियर कर देता हूँ। देखो मैं बस तुम्हें एक ही सिंपल थ्योरी बताऊंगा और वही तुम्हें अपने दिमाग में बैठानी है, क्योंकि अगर तुम इस मूवी के बारे में ज्यादा सोचोगे तो तुम्हारा भी हाल मीमा की तरह होगा। तो बहरहाल सबसे पहला सवाल ये है कि ये सारे मर्डर्स किसने करे थे। इसका जवाब ये है कि ये सारे मर्डर्स रूमी ने करे थे। एक्चुअली रूमी ने नहीं बल्कि उसकी दूसरी पर्सनालिटी ने। सबसे पहला मर्डर उस सीरीज के राइटर का हुआ था और तुम्हें याद होगा कि जब मीमा रेप सीन शूट कर रही थी तब उसे देखकर रूमी रोने लगी थी। उसे लगा था कि इस सीन के बाद मीमा की रेपुटेशन खराब हो जाएगी और ऐसा होता भी है। उसकी रेपुटेशन सच में खराब हो गई थी और जब रूमी के अंदर मीमा की पर्सनालिटी जागी तो उसने उस सीरीज के राइटर को मार दिया। और वैसे ही सेम तरीके से रूमी ने उस फोटोग्राफर जिसने मीमा का न्यूड फोटो शूट करा था उसे भी मार देती है। और अब तुम सोच रहे होगे कि मीमा को उस फोटोग्राफर के मर्डर के नाइटमेयर कैसे आए और उसके घर की अलमारी में वो खून से लिपटे हुए कपड़े कैसे आए। तो असल में ये हुआ था, इसको थोड़ा ठीक से समझना। रूमी ने मीमा का वो फैन पेज पढ़ा था और उसे वो काफी पसंद आया था। उसके बाद वो मीमेनिया से मिलने गई थी और उसने मीमेनिया को कन्विंस कर लिया था कि ये फिल्म इंडस्ट्री वाली मीमा असली मीमा नहीं है, जे पॉप वाली मीमा ही असली मीमा है। और वो मीमेनिया के हाथों उस फैन पेज पर उन मर्डर्स की रिपोर्ट अपडेट करवाती थी। मीमेनिया उन मर्डर्स के बारे में इतना डिटेल में लिखता था कि जब मीमा ने उसे पढ़ा तो उसे उन चीजों के नाइटमेयर आने लगे। जैसा कि तुम्हें पता है मीमा आइसोलेट करती थी, तो ये मर्डर की अपडेट पढ़कर वो मर्डर्स के सिनेरियो को इमेजिन कर लेती है जिससे उसे लगता है कि ये काम उसने किया है। और जहाँ तक बात रही उन कपड़ों की, तो वो कपड़े रूमी ने ही उसके घर में रखे थे। और अब बात करते हैं मीमा के एजेंट टोडोकोरो के मर्डर की, तो वो भी रूमी ने ही किया था। जिसकी वजह ये थी कि मूवी के एक सीन में टोडोकोरो रूमी को बताता है कि मीमा को एक और रोल मिला है और उसमें भी उसे आर रेटेड सीन करने होंगे। ये सुनने के बाद रूमी को गुस्सा आ गया और उसने टोडोकोरो को भी मार दिया। और इसका सबूत ये है कि इन तीनों के ही आंखें फोड़ दी गई थी। और तुम्हें याद होगा मूवी की लास्ट में जब रूमी मीमा पर हमला करती है तो उसके हाथ में एक स्क्रू ड्राइवर था और उसी स्क्रू ड्राइवर से उसने उन तीनों के कत्ल करे थे और उनकी आंखें फोड़ दी थी। रूमी मीमा की भी आंखें फोड़ दी थी, बस उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गई। अब बात करते हैं मीमेनिया के कत्ल की, तो उसका कत्ल एक्सीडेंटली और बचाव में मीमा ने ही किया था। और जहाँ तक बात रही मीमेनिया की लाश गायब होने की, तो उसकी लाश रूमी ने ही गायब की थी और बाद में उसने उसकी भी आंख फोड़ दी। तो बहरहाल ये सब जितने भी मर्डर्स हुए थे और मीमा को मेंटली तौर पर पागल करना, ये सब रूमी ने ही किया था। मतलब रूमी ने नहीं, उसकी दूसरी पर्सनालिटी ने, जिसमें वो खुद को मीमा समझती है। और इसमें थोड़ा मीमेनिया का भी हाथ था। रूमी ने मीमेनिया का इस्तेमाल अच्छी तरह से करा था। मीमा ये सब कुछ भी नहीं कर रही थी, लेकिन वो इतने स्ट्रेस में थी तो उसे फील हो रहा था कि वो ही ये सब कर रही है। और लास्ट क्वेश्चन ये है कि इस सीन में मीमा कहाँ से आई थी। तो ये मीमा नहीं बल्कि रूमी ही होती है जिसने मीमा की तरह कपड़े पहने थे। तभी तो सब उसे देखकर इंक्लूडिंग मीमेनिया भी हैरान हो गया था। और लास्ट सीन में जब रूमी को मीमा की तरह दिखा रहे थे तो उसका मतलब ये नहीं था कि मीमा को रूमी जे पॉप वाली मीमा की तरह दिख रही थी। तो नहीं, ऐसा नहीं है। तो असल में उस सीन को हमें रूमी की नजर से दिखा रहे थे जिसमें वो खुद को मीमा समझ रही थी। तो आखिर में मीमा को सब समझ में आ जाता है कि क्या सच्चाई है और क्या झूठ। तो वो रूमी को और अपने आइसोलेशन को अपने दिमाग से खत्म कर देती है। तो आखिर में बात आती है इस मूवी के टाइटल की, यानी परफेक्ट ब्लू। तो उसमें ब्लू की मीनिंग को मेंटल डिसऑर्डर से कनेक्ट किया गया है, जैसे कि स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और एक्सेट्रा। देखा जाए तो इस मूवी में ये सब दिखाया भी गया है। तो बस यही थी मेरी परफेक्ट ब्लू की मूवी एक्सप्लेनेशन और एक सिंपल थ्योरी। और अगर तुम्हें कोई और भी डाउट है तो तुम मुझसे कमेंट में जरूर पूछना, मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगा। तो बस मेरे लिए वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो आज के लिए बस करते हैं, मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो पे। तो बाय बाय।